are stronger in the halogen derivatives. That is why the boiling point of chlorides, bromides, and iodides are considerably higher than those of hydrocarbon of comparable molecular mass. These intermolecular forces of attractions become stronger as the number of electrons increase with increase in size of molecules. तो क्या बोला गया है? ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल हायर मोलिकुलर मास comparable to the parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction are stronger in halogen derivatives. That is why the boiling point of chloride, bromide, and iodide are considerably higher than those of hydrocarbon of comparable molecular mass. These intermolecular forces of attraction become stronger as इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये नोट हो गया यहां तक? यस सर। तो इसमें आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, आपको क्या याद रखना है कि जो आपके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इसमें से ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अगर कोई एटम होगा तो उसके एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कोई एटम ना होगी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें होगा मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद बताइए लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? सर किसके? लैटिस एनर्जी, हाँ क्लास 11th में आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा लैटिस एनर्जी।
तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेटेस्ट एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे समझ सकते हैं वैसे, कि कोई लैटिस है, उसे तोड़ने में जितना ज्यादा हमें एनर्जी, जितनी ज्यादा उसमें एनर्जी होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। सेकंड आपको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर डायरेक्टली। नहीं, सॉल्युबिलिटी क्या है कि कोई कंपाउंड है वो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर ये नहीं होता कि जैसे जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी तो बढ़ती है। नहीं नहीं, आप ऐसे सोचिए ना, कोई कंपाउंड है, उसकी अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका, सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ थोड़ा सा, ये लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड सॉल्युबिलिटी, एक मिनट, राइट। नो नो नो, हाँ यहाँ आपको ये याद रखना है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर कोई आपके पास कंपाउंड है, वो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा, वो जितने जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा कंपाउंड, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। समझ पा रहे हैं आप, कि कोई कंपाउंड है उसकी यस वो सर, यस अगर सर। जल्दी सॉल्युबल होता है, मींस क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जा सर रहा है, मींस बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत कम है। ओके सर। बताइए, इसमें कोई डाउट आ रहा है सॉल्युबिलिटी में? कोई कंपाउंड है वो बहुत जल्दी अगर सॉल्युबल हो रहा है, मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, और लैटिस आ गया एनर्जी समझ एंड सर। सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सर लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी, कोई आपका ये कंपाउंड है उसके, ये दो लैटिस हैं, आप पढ़ेंगे ये सॉलिड स्टेट में, कि किन्हीं दो लैटिस को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है, ऐसे कह सकते हैं, ये दोनों, ये दो मॉलिक्यूल हैं, इन दो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लैटिस एनर्जी। ओके सर। मॉलिक्यूल आपके इस टाइप से रखे हुए हैं, दो एटम रखे हुए हैं, उन्हें अगर हमें तोड़ना है तो उसमें कुछ ना कुछ आपकी लेटेस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी, उतने ही ज्यादा उसके बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ओके सर। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, अगर आपको आइसोमर्स दिए जाए और कंपेयर करना हो कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, तो आइसोमर्स होंगे तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइड चेन कह सकते हैं या ब्रांचेस के। देखिए कैसे, फर्स्ट आपका ये कोई कंपाउंड है, इसमें लगा हुआ है Cl। सेकेंड आपका ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे क्या लगा हुआ है Cl, ये इस तरीके से है। थर्ड है आपका, हाँ अगर हमें इसमें देखना है तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सभी का सेम है। क्यों? इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, एंड तीनों में Cl लगा हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सेम हो जाएगा, तो इससे हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। सेकंड किससे करेंगे? सेकंड हम कर सकते हैं ब्रांचेस से, ब्रांचेस। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ऐसे कह सकते हैं कि जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका मिडिल में होता है। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं सरफेस एरिया कम होता जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचेस के। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं इनमें।
इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ओके सर। कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, मॉलिक्यूलर वेट में कंपेयर करना है। इसके बाद आपको ब्रांचेस देखनी है, उसमें अगर ज्यादा ब्रांचेस हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। चलिए, तो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, इनमें से आप बताइए कौन सा ऑर्डर बताना है आपको, किसका बॉइलिंग पॉइंट का। बताइए क्या ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का इसमें। सर FBDC, F greater than B, सबसे पहले इसका greater मॉलिक्यूलर वेट than ज्यादा है, ज्यादा होगा एफ का। इसके बाद A सर देखेंगे हम, इसके बाद आएगा इसमें बी, सॉरी डी, इसके बाद सी एंड बी एंड ए। ये होगा ऑर्डर किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। ओके सर। हाँ, इसमें ऑर्डर बताना है आपको, क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। सर AC DB। ए कैसे होगा, ए कैसे होगा। सर क्योंकि उसका वेट ज्यादा नहीं होगा। नहीं, मॉलिक्यूलर वेट देखना है हमें, तो आप देखिए यहाँ तक तो सभी में सेम है। ये हम देखेंगे आयोडीन सभी आएगा में से। पहले। हाँ, सबसे पहले आएगा आपका सी, C इसके बाद, फिर A। नहीं नहीं, इसके बाद आपका आएगा डी, क्योंकि ये किसी का सर आइसोमर्स है। सबसे पहले तो आएगा लेकिन सी, इसमें इसके ब्रांचिंग बाद, हो रखी है ना, इसमें हाँ कम नहीं हो ब्रांचिंग हो रखी जाएगा। है। सबसे पहले हमें कंपेयर करना है मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद जाना है हमें किस, इसके बाद जाना है आइसोमर्स में। तो अगर मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर करेंगे तो ये आपका पहले आएगा, इसके बाद ये आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप मॉलिक्यूलर मास में कंपेयर करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा इन दोनों के इक्वल हैं। तो इन दोनों को हम देख लेंगे किसमें, आइसोमर्स में। बाकी इन सभी का फिर देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। तो हो जाएगा CDAB। राइट, इसका ऑर्डर होगा। सबसे पहले आपको देखना है मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद उसमें कितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। हाँ, नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है,
solubility. आप नीट के लिए कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको नीट में अगर अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस करते रहना होगा उसमें। तो कौन सी बुक सही है? आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है तो आप उसे केवल आपको उससे क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी रेफरेंस बुक है आपके पास तो केवल उसके जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट में, जो चैप्टर होता है चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, तो केवल केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी जो थ्योरी होती है जितनी भी, वो सभी हम ही करा दे रहे हैं इसमें। जैसे क्योंकि बोर्ड के लिए तो उतने क्वेश्चन सॉल्व करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप नीट के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए पर डे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। यह एक ऐप है, एनटीए अभ्यास ऐप। आप उसमें जाइए, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन होंगे, तो आप उसे सॉल्व करके देखना। आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा एनटीए अभ्यास ऐप। ओके।
नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा, स्टेबिलिटी। सर जो लास्ट लाइन है, व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेटअप, ये समझा दीजिएगा। यस क्या? सर लाइन नहीं है, व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेटअप बिटवीन हेलो एल्केन, हेलो एरीन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाली लाइन समझा दीजिए। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज these are not as strong as hydrogen bond already existing between H2O molecules। क्या पूछा है आपने? हाँ मतलब एक टाइप की एक समरी बता दीजिए इसकी, सॉल्व मतलब ये पूरे पैराग्राफ में क्या बोला है वो। हाँ, सबसे पहले पढ़ेंगे इवन थ्रो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आर पोलर मॉलिक्यूल स्टिल दे आर insoluble in water। तो बोला गया है कि हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ArCl लिखें या RCl लिखें, तो दोनों ही मॉलिक्यूल ये आपके पोलर होते हैं। एंड दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। इफ अ हेलो एल्केन इज टू डिसॉल्व इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यदि इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटवीन H2O मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच भी लगते हैं। ये क्योंकि इसलिए भी होता है क्योंकि Cl एंड R इन दोनों के बीच में, सॉरी Cl एंड H इन दोनों के बीच में हमने पढ़ा हुआ है कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इनके बीच बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है क्या होता है? हेलो, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मालूम है क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या होता है ये आपने नोट कर लिया? यस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कब एग्जिस्ट करता है? जब आपके ये तीन एटम होते हैं, कौन कौन से? FON एंड Cl, ये इनके साथ ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसके साथ बहुत रेयर होता है। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में आपकी ये तीन एटम आपको दिखाई दें एंड इसके साथ में, इसके नजदीक में हाइड्रोजन हो, तो उस केस में इन तीनों के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे आप कोई एक मॉलिक्यूल देखेंगे, नाम बताइए इसका क्या नाम है? फिनॉल। राइट, यहां पे लगा हुआ है क्या? NO2। तो NO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? डबल बॉन्ड O एंड ऐसे। तो जो ये वाला O है एंड ये वाला H है, इनके बीच में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो जब भी आपके ऑक्सीजन हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है, ये एक दूसरे के थोड़ा पास में आते हैं, तो इनमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये NO2 पैरा पे लगा हुआ है आपका इस तरीके से, तब इस केस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। मींस अगर आप देखेंगे एरोमेटिक मॉलिक्यूल में, तो केवल और केवल जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तभी बनता है जब आपका ये NO2 या ऐसा कोई एटम इसमें जुड़ा हो जिसमें FONCl लगा हो। वो केवल जब ऑर्थो पे लगा होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसके अलावा किसी भी केस में अगर मेटा में NO2 लगा होगा
तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, पैरा में लगा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या आपका, जब भी ये चार आपके एटम हैं हाइड्रोजन के पास में आएंगे, हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आएंगे, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने से होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ बॉन्ड बन रहे हैं एंड इनके आने से अगर कोई एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे तो लैटिस एनर्जी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। यस सर, यस सर। हाँ, और किसमें क्या डाउट है आपका। नहीं सर, वो समझ आ गया, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्टेबिलिटी। Since the strength of CX bond decrease in the order CFCl, CBr and CI. Therefore, stability of haloalkanes having the same alkyl group decrease in the order alkyl fluorides alkyl chlorides alkyl bromides and alkyl iodides. That is why alkyl iodides on standing become violet or brown because of their decomposition
presence of light. सर ये क्या लिखा है? दिस इज व्हाई alkyl iodide on brown. नहीं alkyl iodide on इसके बाद Alkyl iodide on standing become violet. standard. ओके बाकी तो समझ गए. हाँ, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपकी SN1 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है. तो ये आपका कहाँ से लिखा हुआ है इसके बाद? सर इसके बाद तो सर एग्जांपल्स हैं SN1 SN2 रिएक्शन के. आपने SN1 SN2 इनमें हमने नहीं सर. मैकेनिज्म कराई हुई है, इसकी कुछ थ्योरी कराई हुई है. या आई थिंक आपका वहां से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से लिखा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन से. सर एलिमिनेशन रिएक्शन से लिखा है. ओके चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी इसमें न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction of alkyl halide. तो इसमें हमें सबसे पहले एक चार्ट बनाना होगा, उसके बेसिस पे हम पहचान सकते हैं कि क्या उसका रिएजेंट होता है, क्या न्यूक्लियोफाइल होता है एंड क्या उसका प्रोडक्ट होता है. तो चार्ट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे सबसे पहले रिएजेंट, सेकेंड पॉइंट होगा न्यूक्लियोफाइल, थर्ड होगा इसमें प्रोडक्ट. फर्स्ट पॉइंट में है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH. और मोइस्ट Ag2O. तो इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इनमें क्या होता है कि आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना होता है एंड आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देती हैं लीविंग ग्रुप को लीव करके. तो न्यूक्लियोफाइल होगा इसमें OH, ये आपको याद रखना है. और प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, कोई आपका एक RCl होगा, तो उसमें ये OH आएगा, अटैक करेगा, Cl को लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकाल देगा एंड प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें ROH. सेकेंड है वाटर, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल होता है क्या, OH, बट जो इसमें रिएक्शन होती है, जो इसकी मैकेनिज्म होती है, उसमें क्या होता है H2O. ये आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, आपको केवल इतना याद रखना है. इसमें भी प्रोडक्ट बनना है क्या, एल्कोहल. थर्ड पॉइंट है आपका सोडियम एल्कोक्साइड, ये हमने नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे हम, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, उसमें ये यूज में आएगा. इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा क्या, R-O नेगेटिव, प्रोडक्ट बनेगा इसमें ईथर. हाँ, फोर्थ पॉइंट है इसमें NaI सोडियम आयोडाइड, न्यूक्लियोफाइल होगा I नेगेटिव, इसमें प्रोडक्ट बनेगा Ri. फिफ्थ है NH3 अमोनिया,
इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या, RNH2। ये तो आपकी वैसे प्राइमरी। तो मेन यही है ना कि जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो मतलब आर के साथ जुड़ के प्रोडक्ट बना देता है। राइट। एक आपको इसमें सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट पे ये आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे एंड लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देंगे एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे NH3 का NH2 कैसे हो गया? ये इसमें से क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन, ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये H+ इसमें से निकल जाएगा एंड ये न्यूक्लियोफाइल NH2 होगा यहाँ पे। तो NH2 इस RCl में यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा एंड NH2 इसमें जुड़ जाएगा। ओके सर। ये अभी हम इसकी सेपरेट रिएक्शन नहीं देखेंगे आगे। ये पहले एक चार्ट तैयार कर रहे हैं जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एट्थ है आपका KCl। नाइन्थ है AgCl। हाँ, तो इसमें आपको ये एग्जाम्पल एंड ये एग्जाम्पल दोनों याद रखना है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफाइल होगा, इसमें आपके लोन पेयर कार्बन के ऊपर होंगे, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर। तो इसमें आपका प्रोडक्ट बनता है साइनाइड। AgCN में आपका प्रोडक्ट बनता है क्या, आइसोसाइनाइड। ये होता है आपका कौन सा, आयनिक। ये होता है कोवैलेंट। तो रीजन अगर आपसे पूछे तो कोवैलेंट की वजह से इसमें बनता है आइसोसाइनाइड एंड आयनिक बॉन्ड होने की वजह से इसमें बनता है आपका कौन सा, साइनाइड। ओके सर। ये दोनों ही एग्जाम्पल याद रखना है।
हाँ, ये दो एग्जाम्पल के बाद ये भी आपको याद रखना है। ये होता है आपका आयनिक, ये होता है कोवेलेंट। तो इन दोनों में ही आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि KNO2 जब आपका रिएजेंट होगा तो उस केस में बनेगा एल्किल नाइट्राइड, एंड जब आपका यहाँ पे AgNO2 रिएजेंट होगा तो उस केस में बनेगा नाइट्रो एल्कीन। ये जितना भी हमने टेबल लिखाया है, ये 4 एग्जाम्पल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं थायो एल्कोहल। इसकी रिएक्शन किसकी जैसी होती है? इसकी रिएक्शन होती है NaOH जैसी। जैसा आपकी मैकेनिज्म होती है NaOH की, सेम रिएक्शन होती है NaSH की। NaSH थायो एल्कोहल बोलते हैं इसे। इसमें ये 14 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करने हैं। इसके बेसिस पे रिएक्शंस होती हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। लिखिए सर। चलिए, इन्हीं रिएक्शंस को अब हम डिटेल में देखेंगे। तो पहली रिएक्शन थी आपकी सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसमें लिखेंगे हेलो एल्केन्स treated with boiling aqueous alkalis or silver oxide in boiling water. Undergo hydrolysis to form alcohol. तो क्या बोला गया है, इसमें एक हेलो एल्कीन होगा, तो हेलो एल्कीन ले लेते हैं हम कोई RH। रिएक्शन किससे करानी है इसमें? एक्वस एल्कलीज। कोई भी एक आपका बेस ले लेते हैं इसमें, सॉरी एल्कलीज। एंड इसमें क्या याद रखना है आपको, ये एक्वस KOH इसमें याद रखना होता है। ये KOH होता है, एक्वस होता है यहाँ पे।
अगर यहाँ पे एल्कोहलिक KOH आ जाएगा तो उसमें रिएक्शन दूसरी हो जाएगी, वो रिएक्शन हम आगे देखेंगे। अगर एक्वस KOH की रिएक्शन कराएंगे RX के साथ तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक करेगा, X को निकाल देगा, X नेगेटिव आपका लीविंग ग्रुप होगा। तो क्या बनेगा इसमें? इसमें बनेगा ROH प्लस ये X नेगेटिव K के साथ KX निकल जाएगा KX। ओके, इसी तरह हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार BrICl ले सकते हैं, इसकी जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं इस टाइप से, यहाँ पे Cl हो जाएगा। तो इस टाइप से और भी एग्जाम्पल लेके रिएक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें करानी है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको। ओके, तो आज की क्लास का कोई डाउट हो आपको तो बताइए। सर रिएक्शंस में बस रिएक्शंस में क्या क्या यूज किया है? केमिस्ट्री समझने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है एज कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। ओके, और कोई डाउट? नहीं सर। ओके, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सर।